हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना 2005 की है। केरल के कोच्चि शहर में एक माँ है जिसने लैंडलाइन को चलाकर रखा हुआ है आज भी, और 20 साल से उसे यह इंतज़ार है कि उसकी बेटी उसे फ़ोन करेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि लगभग 20 साल पहले उनकी जो बेटी होती है स्मिता, वो अपनी बेटी की शादी एंथनी नाम के लड़के से कर देते हैं। और जो एंथनी होता है वो इंजीनियर होता है दुबई में, और शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से की जाती है और लड़का दुबई में रहता है। और शादी होने के बाद में लगभग वो 20 दिन की छुट्टी पर आता है और 20 दिन बाद में दुबई के लिए लौट जाता है। दुबई लौटने के बाद में फिर वहाँ पर वो उसकी जो स्मिता होती है, क्योंकि 2005 में फ़ोन तो थे नहीं, और 2005 में लेटर ही चला करते थे। तो जो लेटर होते हैं वो उसका पहुँच जाता, लेटर हर रोज़ लिखती थी वो डेली नियम से। और बस उसमें यही बात लिखती थी कि एंथनी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, और तुम कब आओगे। बस वो इतना ही लिखती थी। तो एंथनी भी जवाब में यही लिखते थे कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो होते करते ऐसा होता है कि 1 सितंबर 2005 को उसका वो वीज़ा बनाकर भेज देता है, और वो वहाँ के लिए, दुबई के लिए उड़ान भर लेती है। बहुत खुश होती है, अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर, अपने माता-पिता से बात करके वो उड़ान भर लेती है दुबई के लिए, और दुबई पहुँच जाती है। एंथनी उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है, और आने के बाद दोनों बहुत खुश और बहुत प्यार के साथ में घर को चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में फिर 2 दिन के बाद, सही 2 दिन के बाद स्मिता घर से गायब हो जाती है। जब एंथनी जॉब से वापस लौट कर आता है, जब वो वहाँ से गायब हो जाती है, गायब होने के बाद बस सिर्फ़ एक पत्र में एक लाइन लिखी हुई थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं अपने प्यार के साथ जा रही हूँ, जिस लड़के से मैं प्यार करती थी। अब एंथोनी ये भारत को भेज देता है, और भारत में ये इस लाइन को, और लाइन के साथ में वो रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि मेरी बीवी कहीं चली गई है और मुझे नहीं पता। इसके बाद उसके माता-पिता के पास बात जाती है, तो माता-पिता परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, ना ही वो किसी से प्यार करती थी। अगर हमारी बेटी स्मिता किसी से प्यार करती, तो वो हमें बता देती। हमने ऐसा लालन-पालन नहीं किया है कि जो बच्चा खुलकर बात ना कर सके। इसी के बाद में फिर वो दामाद पर शक करते हैं और दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और तो वो जो भारतीय होते हैं वो मना कर देते हैं कि यहाँ आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो बेटी है स्मिता, वो दुबई से गायब हुई है। और उसके बाद में फिर वहाँ कोई रिपोर्ट उनकी नहीं होती है। तो बहुत दिन बीत जाते हैं, अब भी लगभग लगभग 10 साल इस बात को बीत जाते हैं। और वो एंथोनी फिर उसका इंडिया में आकर अपना तलाक का केस डाल देता है। तलाक का केस डालने के बाद में जो कोर्ट होता है वो एंथनी की तरफ होता है, क्योंकि लड़की का पता नहीं चल पाता, तो वो तलाक दे देते हैं, और एंथनी दूसरी शादी करके अमेरिका चला जाता है। फिर वो दुबई ना जाके अमेरिका चला जाता है। इसके बाद में फिर माँ-बाप परेशान होते रहते हैं, बहन भी होती है, बहनोई भी होते हैं उसके, वो चारों लोग परेशान इधर-उधर कि अब हम करें तो क्या करें? फिर उनसे कोई ये कहता है कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, उनके पास जाइए, उनसे वहाँ पर मिलिए। तो वो जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं केरल के, वहाँ पहुँच जाते हैं उनके पास। जाने के बाद में उनसे गुहार लगाते हैं कि हमें हमारी बेटी किसी भी तरह से दिलवा दीजिए। रो-रो कर उन माता-पिता का बुरा हाल रहता है कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, और दामाद ने दूसरी शादी करके वो अमेरिका चला गया है। तो उनकी गुहार पर वो सभी डीएसपी, एसपी और ये सबको टाइट लेते हैं, तो वो ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच जो होती है वो दुबई में संपर्क करती है, और संपर्क करने के बाद में वहाँ पता चलता है, वहाँ पर वो उसी लेटर को दिखाते हैं जो उस लड़की के नाम से उसने, एंथोनी ने इंडिया भेजा था। तो उसी लेटर के बिहाफ़ पे वो कहते हैं कि उसकी राइटिंग मैच की जाए, क्योंकि घर में सभी बच्चे जो लिखते हैं उनकी राइटिंग की कोई ना कोई कॉपी या कुछ ना कुछ रहता है। तब राइटिंग उनकी मिलाई जाती है, तो वो राइटिंग नहीं मिलती। इस पर वहाँ की सरकार भी बहुत गुस्सा होती है कि ये काम उन्हें पहले करना चाहिए था, और उन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं किया। तो राइटिंग मैच नहीं होती, इस पर फिर वो एंथोनी को पकड़ने की साजिश बनाते हैं। तो वो एंथोनी के परिवार वालों पर दबाव डालते हैं कि देखिए, किसी की बेटी का मामला है, किसी के बेटी के मर्डर का मामला है। तो एंथोनी, वो कहते हैं कि घर में कोई ऐसा फंक्शन बताओ जिससे एंथोनी अमेरिका से छुट्टी लेकर आ जाए। तो लगभग 1 महीने पहले ही बताया जाता है एंथोनी को कि तुम्हारे यहाँ पर फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है।
तो एंथनी कहता है ठीक है मैं आऊँगा, और एंथनी आता है और आने के बाद में एंथनी से पूछताछ की जाती है कि ये राइटिंग तो तुम्हारी स्मिता की नहीं है। जब उस राइटिंग को मैच किया जाता है तो कुछ लेटर्स तो एंथनी से मिलते हैं, बाकी सब नहीं मिलते। फिर भी इस बिहाफ पर एंथनी को जेल भेज दिया जाता है, और जेल भेजने के बाद में 10 साल के बाद में इस पर कार्रवाई की जाती है। तो वहाँ पर जब वहाँ की दुबई की जो पुलिस होती है, क्राइम ब्रांच पूरी तरह कड़ाई बनाई हुई थी, तो दुबई की पुलिस वहाँ पर ये कहती है कि जब वो यहाँ पर आई थी, तो वहाँ आने के बाद में एंथनी के घर में एक महिला पहले से ही वहाँ पर रह रही थी। और वो जो महिला थी, जब इसकी वाइफ वहाँ पहुँचती है स्मिता, तो वहाँ पहुँचने के बाद में जब वो देखती है कि एंथनी के साथ तो ऑलरेडी एक महिला घर में रह रही है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, और झगड़ा काफ़ी होता है। और जो वो दूसरी जो महिला होती है, वो कहती है कि आप लोग लड़ो मत, लड़ क्यों रहे हो? क्योंकि वो महिला भी जॉब करने जाती थी और एंथनी भी जॉब करने जाता था। तो वो वहीं उसी एक ही कंपनी में दोनों काम करते थे, तो दोनों एक ही साथ रहते थे। तो स्मिता इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि मैं ऐसी औरत के साथ में नहीं रह सकती, और मैं क्यों रहूँ? मैं तुम्हारे साथ शादी करके आई हूँ तो लीगल मैं हूँ, और एक तुम हो कि तुम अनलीगल हो, और ऐसे इंडिया के हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, क्या नहीं होता, इस बात का पता अभी तक भी नहीं चल पाया है। उसके बाद में फिर जो वो लेडी होती है उस पर भी केस चलता है, तो वो दुबई से इंडिया भेज दी जाती है, और इंडिया आने के बाद में भी वो एक दिन ऐसा होता है कि जो ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो वहाँ पर उस लेडी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुँच जाती है। सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि वो इंडिया वापस आ गई है, और दुबई की सरकार ने वहाँ से उसको भेज दिया है। तो वो ट्रेन में जाती है, उसे पता चल जाता है कि मुझे ही पुलिस पकड़ने के लिए आई है, तो उसके बाद में वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम जाती है, और वॉशरूम बहुत देर तक नहीं खुलता। तो जब वॉशरूम नहीं खुलता है तो पुलिस जाकर दरवाज़ा तोड़ती है, तो देखते हैं कि वो वहाँ पर महिला बेहोश है। आनन-फानन में उस महिला को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में फिर महिला वहाँ पर मृत घोषित कर दी जाती है। तो इसके बाद में फिर एंथोनी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल पाता जिससे एंथोनी पर उंगली उठाई जाए या एंथोनी को पकड़कर जेल में डाला जाए। तो आज तक भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है। 20 साल हो चुके हैं इस बात को, और 20 साल से जो उसकी इसी दौरान उनके पिता की भी, लड़की के स्मिता की मृत्यु हो जाती है। अब एक बूढ़ी माँ है जो आज भी उस लैंडलाइन फ़ोन को काटने नहीं देती। सब कहते हैं कि स्मिता नहीं आएगी, लेकिन वो माँ कहती है कि उसे कुछ याद हो या ना हो, मेरी बेटी को मेरा लैंडलाइन नंबर याद है। इसी बीच में फिर एक दिन ऐसा होता है कि एक डेड बॉडी जो वहाँ पर 10 साल से रखी हुई थी अ, अमेरिका में, उसमें दुबई में, तो वहाँ पर फिर उनके माता-पिता को बुलाया जाता है कि एक डेड बॉडी तो हमें मिली थी, और अगर आप उसकी जाँच-पड़ताल कर सकें तो कर लीजिए, क्योंकि जो दुबई में जाँच-पड़ताल नहीं होती, तो वहाँ पर उस लाश को ऐसे ही मोर्चरी में रखा जाता है, उसको दफनाया या जलाया नहीं जाता। तो इस एंथनी की माँ जाती है, और जाने के बाद में एंथनी की नहीं, स्मिता की माँ जाती है। वहाँ जाने के बाद में वो 2-3 चीज़ों से पहचान भी करती है अपनी बेटी की, लेकिन 10-20 साल के बाद में कहाँ आँखें इतना समझ पाती हैं। फिर उनका दोनों का डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है। तो जो डीएनए टेस्ट होता है वो भी, माँ का तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन जो पूरी तरह से ये सच्चाई का पता नहीं चल पाता कि वो उनकी बेटी है, और वहाँ से वो 7 दिन रुक के वापस अपने इंडिया आ जाती हैं। तो आज तक भी ये नहीं पता चल पाया है कि कहाँ चली गई स्मिता, किसने उसका मर्डर किया, और शादी के सिर्फ दुबई जाने के 2 दिन बाद ही स्मिता का आज तक पता नहीं चला। और देश और विदेश में बस यही अंतर है, जो हमारा भारत देश है वो महान है। हमारा भारत देश महान है, और यहाँ पर इस तरह के केसेस नहीं मिलते कि वहाँ पर एक लेडी गायब हो जाती है और आज तक भी उसका पता नहीं चल पाता। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ इतना है, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अच्छे रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।